Hello girls, today our topic is about लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स का जो टॉपिक है वो बहुत वाइड और बड़ा टॉपिक है, लेकिन ये एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर आप अच्छे से समझना चाह रहे हैं तो आपको इसे बड़े ध्यान से थोड़ा सा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो मैं आपको कंटेंट तो काफ़ी बताने वाली हूँ, लेकिन आपको इसमें करते वक्त जो है ब्रीफ आपको करना पड़ेगा। इसको क्वेश्चन जब आप इसका बनाओगे तो इसका क्वेश्चन बनाते वक्त आपको कंटेंट सारा पढ़ना पड़ेगा, और कंटेंट सारा पढ़ के आपको इसे ब्रीफ करना पड़ेगा, बहुत छोटा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एक्चुअल में लैंड रिफॉर्म्स हैं क्या और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी है। मैं अभी आपको मेन जो बेस है वो हिंदी मीडियम की बुक में से करवा रही हूँ, और इस वीडियो के एंड में ही मैं इंग्लिश मीडियम का कंटेंट भी आपको भेजूँगी। तो जो मेन इसका हमें करना है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखनी है कि वाई वी नीड द लैंड रिफॉर्म्स, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या थे लैंड रिफॉर्म्स के। उसके बाद थर्ड इसमें पॉइंट लिखना है इसका स्ट्रक्चर क्या रहा, लैंड रिफॉर्म्स में किन किन चीज़ों की तरफ फोकस किया गया। एक्चुअली वो ऑब्जेक्टिव्स में ही कवर अप हो जाते हैं। और लास्ट में हमें लिखना है कि लैंड रिफॉर्म्स के इवेल्युएशन क्या करनी है, मूल्यांकन आपको। तो 3 चीज़ें लिखनी है। इसका आवश्यकता क्यों थी लैंड रिफॉर्म्स की, दूसरा आपको लिखना है इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, और तीसरा आपको लिखना है इसकी स्ट्रेटजी क्या थी। या आप इसको ऑब्जेक्टिव्स के साथ भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में एक ही बात आती है। और लास्ट का जो इसका टॉपिक, लास्ट का इस लैंड रिफॉर्म्स का जो क्वेश्चन बनेगा, इवेल्युएशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स जो किए गए थे उनकी जो सक्सेस है, जो उनकी सफलता है, वो लिखिए। ठीक है, तो ये इसमें 3 पार्ट, इसका एक ही क्वेश्चन बनेगा। लैंड रिफॉर्म्स के उद्देश्य क्या थे और इसका मूल्यांकन कीजिए, जो पूरा क्वेश्चन बनता है। आपको इसे 3 पार्ट्स में लिखना है, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है वो आवश्यकता वाला जो पॉइंट है ये आपका इंट्रोडक्शन में चला जाएगा। तो लैंड रिफॉर्म्स का जब हम बात करते हैं तो आज़ादी से पहले, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो कृषि क्षेत्र है वो बेहद पिछड़ा हुआ था, और 80% पॉपुलेशन और रिसोर्सेज हमारे जो हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे होने के बावजूद भी हमारी जो कृषि है वो पिछड़ी हुई थी और पुराने तरीक़ों से की जाती थी। और उसका जो रिज़ल्ट था, आउटकम था, वो देश के अंदर अनाज की कमी थी। वो हर साल मौसमी मार को झेलती थी, और जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग कृषि क्षेत्र में लगे हुए थे वो ऋणग्रस्तता, गरीबी और भूखमरी से जूझ रहे थे। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए जिस समय भारत आज़ाद हुआ तो सबसे पहले जो मुख्य उद्देश्य देखा गया कि कृषि क्षेत्र को का विकास करना है। कृषि क्षेत्र को विकास करने के लिए कृषि क्षेत्र के अंदर उत्पादकता को बढ़ाना है, और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए मुख्य तौर पर 2 चीज़ें चाहिए थी। एक तो तकनीकी विकास चाहिए था, दूसरा संस्थागत विकास चाहिए था। तकनीकी विकास का मतलब है फर्टिलाइजर्स, सीड्स और इम्प्लीमेंट, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, ट्रैक्टर, हल, कंबाइन वगैरह, ये सारे टेक्निकल इम्प्लीमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं। और इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना था, इनपुट्स को। उसके बाद दूसरा क्या था, जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं कि जो लैंड की ओनरशिप थी, ओनरशिप के अंदर बहुत एक कृषि क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो भारत के अंदर कृषि क्षेत्र के अंदर कई तरह की जो ओनरशिप थी वो अंग्रेजी शासनकाल के दौरान शुरू की गई थी। वो थी 3 व्यवस्थाएं, ज़मींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। ये तीनों ही एक्चुअल में एक सिस्टम की अलग अलग नाम हैं।
इनके अंदर क्या थे, इनको बिचौलिए कहा जाता था। अंग्रेजी सरकार ने गाँव के ऊपर प्रमुख बिठा दिए थे और वो प्रमुख क्या करते थे, गाँव से अनाज इकट्ठा लगान मनमाना लगान इकट्ठा करते थे और उसमें फ़िक्स परसेंटेज जो है अंग्रेजी शासकों को लगान के तौर पर देते थे। तो ये जो बिचौलिए थे ये असल में स्वयं काम नहीं करते थे, लेकिन ये क्या करते थे, सरकार के और लोगों के बीच में, किसानों के बीच में बिचौलियों का काम करते थे। और इनका मुख्य काम होता था गांव वालों से लगान को इकट्ठा करके और उसको अंग्रेजी शासन को देना। अब वो कितना लगान, एक्चुअल में जो कमी थी वो कमी क्या थी, ना तो कोई व्यवस्था निर्धारित थी कि ये बिचौलिए कितना लगान लोगों पर लगाएंगे और उसमें से कितना प्रतिशत, अंग्रेज़ों को दिया जाने वाला प्रतिशत तो स्थिर था, लेकिन लोगों से कितना अनाज उगाया जाएगा और किस रूप में उगाया जाएगा और कितने परसेंट तक उगाया जा सकता है, क्या उसमें कोई रिलैक्सेशन कंसेशन की स्थिति है या नहीं, इस संबंध में प्रशासन की तरफ से, व्यवस्था की तरफ से कोई भी कानून नहीं था। तो इसीलिए जो किसान वर्ग है, जो खेती हर व्यक्ति थे, जो गांव के लोग थे, वो कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे थे। उसमें मुख्य तौर पर थी ऋणग्रस्तता और गरीबी और भूखमरी। तो इन व्यवस्थाओं से निपटने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि भूमि का जो स्वामित्व था उसका दोबारा से पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, खेतों के आकार को सेट किया जाए, क्योंकि खेत बिखरे हुए थे, टूटे हुए थे, छोटा छोटा आकार था और छोटे आकार के कारण उनमें खेती जो है फ़ायदेमंद नहीं हो रही थी। उसके बाद भूघृति की सुरक्षा की व्यवस्था और लैंड जो बारिश वगैरह के कारण जो लैंड ख़त्म हो जाता था। उसके बाद है लगान का नियमन, रेगुलेशन ऑफ रेंट, जो अंग्रेजी शासन के दौरान बिल्कुल नहीं था, आदि के समाविष्ट थी। ऐसे बदलाव को इंस्टीट्यूशनल चेंज कहा जाता था। तो लैंड रिफॉर्म, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू टेक्निकल फैक्टर्स, और जो आपका हरित क्रांति जो थी वो टेक्निकल फैक्टर्स के अंदर विकास करने के लिए थी। और दूसरी जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स थे, इनको सेट करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स को लाया गया। तो लैंड रिफॉर्म्स के अंदर आप इसको पूरा पढ़ लें या पढ़ेंगे तो आपको जो बात मैंने ब्रीफ में बताई है वो आपको विस्तृत रूप से सारा का सारा समझ में आ जाएगा। इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी दे रखी हैं जो हम आगे चल के इसको करेंगे। तो जो भू सुधार थे, लैंड रिफॉर्म्स का एक उद्देश्य था सामाजिक न्याय को लक्ष्य मानकर स्वामित्व जोतों का पुनर्वितरण किया जाए, यानी कि ओनरशिप को बदलाव किया जाए। दूसरा इनका उद्देश्य था जो होल्डिंग्स थी, होल्डिंग्स का साइज छोटा था या फिर वो बिखरी हुई थी, एक व्यक्ति की थोड़ी सी ज़मीन इस सिरे पर है, थोड़ी सी ज़मीन उस सिरे पर है और थोड़ी सी ज़मीन तीसरे सिरे पर है, तो उसको कंसोलिडेट करना, उसको इकट्ठा करना, और जो ऑपरेटिंग, जिनके ऊपर खेती बाड़ी की जा सकती थी उनको ऊपर इकट्ठा करके उनको होल्डिंग्स को और उनके ऊपर खेती बाड़ी किया जाना। तो लैंड रिफॉर्म्स का मुख्य उद्देश्य था ओनरशिप का, और दूसरा जो स्कैटर्ड लैंड रिफॉर्म्स, लैंड है एक ही ओनर के, उनको इकट्ठा करना, कंसोलिडेट करना। इसके अलावा भू सुधारों का, लैंड रिफॉर्म्स का जो मुख्य उद्देश्य था, जो लैंड के ओनर थे उनके अधिकारों की सुरक्षा करना, रेंट को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना कि कितना रेंट देना है, और जो ओनरशिप को लेकर झगड़े थे उन ओनरशिप के झगड़ों का निपटारा करना। इसके साथ साथ जो लैंड रिफॉर्म्स थे, इनका जो एक और उद्देश्य था वो एक ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें सुरक्षा हो, विकास की भावना हो और एक आशा की भावना हो, और मेन इसका था सिक्योरिटी जो है, सुरक्षा किसानों को और जो खेती हर मज़दूर थे या लैंडलेस लेबर थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए थे, उनको सुरक्षा करना। इसके लिए जो है 3 तरह के मतलब कि जो बेसिकली जो लैंड रिफॉर्म्स हैं वो 3 कैटेगरी में बनाए गए, और उन लैंड रिफॉर्म्स को जो बनाया गया है उनके पीछे मुख्य तौर पर जो उद्देश्य थे वो क्या थे। सबसे पहला था बिचौलियों की समाप्ति करना, रिमूव द इंटरमीडिएटरीज। सेकंड था भूधारण सुधार अर्थात लगान का नियमन।
भूधारण इसको रेगुलेशन ऑफ रेंट कहा जाता था कि रेंट की मात्रा निर्धारित करना, फिक्स करना। उसके बाद जो कृषक हैं, जो बटाईदार व्यवस्था थी भारत के अंदर, बटाई पर किसान ज़मीन लेते थे, जिनको टीनेट्स कहा जाता था, जो असल में खेतों पर काम करते थे, उनके अधिकारों की रक्षा करना। किस प्रकार से, ये हम आगे देखेंगे कि एक्चुअल में उनकी समस्याएं क्या थी। बटाई पर जो खेत लेते थे, तो बटाई कितनी परसेंटेज, जो आजकल हम कहते हैं साझे पर खेत लेना, कि ज़मीन किसी और की होती है, वो कहता है कि मैं दूसरे को साझे पर दे दूँगा, तो वो 50% रेंट लेगा, उससे 25% लेगा, 175% लेगा, कितना वो उससे रेंट लेगा। तो वो जो है वहाँ पर ज़मींदार जो व्यवस्था थी, जो अंग्रेजी शासन के दौरान थी, वहाँ पर उनका जो बटाई पर खेत लेते थे, टीनेट्स जिनको बोला जाता था, भूधारक, उनका बड़ा शोषण होता था। तो उस व्यवस्था में भी सुधार किया गया, यानी कि लगान का नियमन किया गया। उसके बाद है जो लैंडलेस लेबर थे, काश्तकार थे। काश्तकार कौन होते हैं? जो दूसरे की ज़मीन पर काम करते हैं, तो उनको भूमि का स्वामित्व देना, ये एक बड़ी समस्याएं थी जो भारतीय कृषि व्यवस्था में उस समय चल रही थी। उसके बाद है जोतों की उच्चतम और निम्नतम सीमा का निर्धारण करना, कि भाई सबसे बड़ा जो खेत है उसका साइज़ क्या होगा। साइज़ ऑफ लैंड होल्डिंग्स कहा जाता था। सब जोत जिसे हिंदी में बोलते हैं इसको, कि एक खेत का साइज़ मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा। उसके बाद है कृषि का पुनर्गठन करना, जिसमें जोतों की चकबंदी करना। चकबंदी करना होता है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड का मतलब क्या है? कि जो ज़मीन इधर उधर बिखरी पड़ी हुई है, उसको एक जगह पर इकट्ठा करना। कि मैंने बताया ना कि गांव के अंदर आप रहते हो तो आपको पता होगा कि ज़मीन अक्सर एक आदमी की भी ज़मीन गांव के अंदर अलग अलग हिस्सों में होती है, कि एक हेक्टेयर वहाँ पर आ गई, 2 हेक्टेयर वहाँ पर आ गई, आधा हेक्टेयर तीसरे सिरे पर आ गई। तो उसको कंसोलिडेट करके एक हिस्से पर इकट्ठा करना, वो व्यवस्था कहलाती है चकबंदी। और जो डिवीज़न और बाइफर्केशन है उसको रोकना। जो डिवीज़न, जो ज़मीन के टुकड़े छोटे हो जाते हैं, जोतों का आकार जितना छोटा होता है, होल्डिंग्स का आकार जितना छोटा होता है, मुनाफे की संभावना उतनी कम हो जाती है और लागत जो है बढ़ जाती है। इसलिए कंसोलिडेशन ऑफ लैंड को अपनाया गया। और 5वां जो उद्देश्य था वो था सहकारी फर्मों का गठन, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कोऑपरेटिव फार्मिंग को बढ़ावा देना, मूवमेंट ऑफ कोऑपरेशन को बढ़ावा देना। तो आप जब क्वेश्चन लिखेंगे इंट्रोडक्शन के बाद, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया है, इसके बाद ये जो 5 पॉइंट हैं ये लिखेंगे आपके लैंड रिफॉर्म्स का उद्देश्य क्या था, लैंड रिफॉर्म्स की आवश्यकता क्यों थी। ठीक है, तो इन लैंड रिफॉर्म्स का मुख्य उपायों का ये उपाय अपनाए गए, ये उद्देश्य, इन एरियाज़ के ऊपर फोकस किया गया, इन ऑब्जेक्टिव्स के साथ लैंड रिफॉर्म्स किए गए। और इनका उद्देश्य ग्रामीण निर्धनता को किस प्रकार से कम करना था, इनका उद्देश्य था। फिर स्ट्रैटेजी जो फॉलो की गई इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, सबसे पहले तो जो ये आपके जो पॉइंट्स आएंगे वो स्ट्रैटेजी हैं, यानी कि प्रक्रिया क्या अपनाई गई लैंड रिफॉर्म्स के दौरान। सबसे पहले तो जो प्रक्रिया अपनाई गई उसके तहत बड़े भूस्वामियों से लैंड को लेकर छोटे जो लैंडलेस फार्मर्स थे, भूमिहीन थे, उनको, भाई एक आदमी के पास बहुत सारी ज़मीन है और बहुत सारे लोगों के पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, तो वो बड़े किसानों के ऊपर लैंड सीलिंग लगाकर छोटे किसानों को, या जिनके पास ज़मीन नहीं है, उन भूमिहीन किसानों को भूमि का वितरण देना। उसके बाद है काश्तकार एवं फसल सहभागियों को काश्तकारी अधिकार की सुरक्षा देना, यानी कि जो टेनेट्स होते थे, टेनेट्स मैंने जैसा कि आपको बताया जो दूसरे की ज़मीन पर खेती करते थे, उनको ओनरशिप के अधिकार देना और उनके अधिकारों की सुरक्षा करना।
और उनके द्वारा दिए जाने वाले लगान को नियमित करना। तीसरा क्या था, तीसरा इसके अंदर क्या किया गया, जो ट्राइबल्स थे एरिया और नॉन ट्राइबल्स थे, जो ट्राइबल एरिया के अंदर जब आप अंग्रेजी शासन को पढ़ते हैं ध्यान से तो आप देखते हैं कि वहाँ क्या किया गया है कि दूर दराज के इलाकों के अंदर जो आदिवासी जातियाँ रहती थी, जो सामाजिक तौर पर या विकास के स्थितियों में इन नॉन ट्राइबल जातियों से काफ़ी पीछे थी, उनके जीने के खाने पीने के पुराने तौर तरीके थे, वो नेचर से जुड़े हुए थे। तो एक्सटर्नल इंट्रूजन का मतलब होता है बाह्य दखल ने, बाहर से मुनाफे के लिए उन जंगलों के अंदर दखल दिया गया, उनकी संपत्तियों पर, उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको ख़त्म किया गया, और उसके साथ साथ क्या किया गया कि उनकी ज़मीनों को, उनके रिसोर्सेज को छेड़ दिया गया और उनके ऊपर कब्जा कर लिया गया। इसमें आप मुख्य तौर पर देखें संथाल थे, मिडल इंडिया के अगर हम बात करते हैं, बिहार, पश्चिमी बंगाल के, उधर के ऊपर फिर आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हो, गारो, खासी और जयंतिया जो जातियाँ थी, ट्राइबल जातियाँ थी, उनके रिसोर्सेज के ऊपर, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर अटैक किया गया, उनके जंगलों को काटा गया, उनके लैंड को कब्जा किया गया, तो उनके नेचुरल रिसोर्सेज को, नेचुरल हैबिटेट को डिस्टर्ब किया गया। तो लैंड रिफॉर्म्स का एक उद्देश्य है उस इंट्रूजन को भी, बाह्य दखल को भी रोकना था। उसके बाद है संकारिया जोनो ऑपरेशनल होल्डिंग जो थी, जिनके ऊपर खेती बाड़ी, ऑपरेशनल होल्डिंग थी जिनके ऊपर खेती बाड़ी की जा रही थी, उनके आकारों को उन्नत करने के लिए जोतों की चकबंदी करना और कंसोलिडेशन ऑफ लैंड को बढ़ावा देना ताकि अधिक उत्पादकता की प्राप्ति की जा सके। यानी कि जो बिखरी हुई ज़मीन थी उसको एक जगह पर इकट्ठा करना। उसके बाद सार्वजनिक भूमियों का विकास करना, ये कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर आया कि लोगों को मोटिवेट किया गया कि छोटे छोटे जो किसान हैं वो अपनी ज़मीन को मिलाकर और उस पे मिलकर खेती करें। उसमें क्या होगा कि उनको अलग अलग 10 किसान अगर अपनी ज़मीन एक जगह इकट्ठी है, साथ साथ लग रही हैं, तो वो उसको एक ज़मीन की तरह करें और 10 किसान मिलकर एक ट्रैक्टर ले, उससे सबकी ज़मीन पर जितनी वो अलग अलग जो है ना 10 दिन के अंदर उसके ऊपर उसकी जुताई करते थे, अगर एक ट्रैक्टर आ जाएगा तो वो उन सब के ऊपर एक दिन के अंदर ही जुताई कर देगा। तो ये कोऑपरेटिव फार्मिंग थी कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स को सामूहिक तौर पर इकट्ठा मिलकर सोसाइटी बनाकर, किसानों की एक समूह बनकर वो उनको खरीदे और उन इम्प्लीमेंट्स की मदद से सारे ही जो छोटे फार्मर हैं, मार्जिनल फार्मर हैं, जो पैसा इकट्ठा करके पूल करके उस सामान को खरीदते हैं, उसको प्रयोग करें और जिनसे उनकी लागतों में कमी आए और आगतों में बढ़ोतरी हो। तो ये कोऑपरेटिव फार्मिंग को बढ़ावा देना था। उसके बाद स्त्रियों की भूमि तथा अन्य उत्पादक परिसंपत्तियों को प्राप्त करने की क्षमता को बढ़ावा देना, वीमेन एम्पावरमेंट इसका मतलब था। और उसके साथ साथ गांव के गरीबों के स्वामित्वाधीन भूमियों पर वास भूमि अधिकार, हाउस स्टीड राइट्स को सुरक्षित करना और उनको मकान बनाने की जगह देना ताकि वो रिहायशी मकान बना सके। तो इसको 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले बिचौलियों का समाप्ति करना, इसको आप देख लें, इसको बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना। बिचौलियाँ जैसा कि मैंने आपको बताया 3 व्यवस्थाएं थी, ज़मींदारी प्रथा, महालवारी और रैयतवारी। तो ये तीनों व्यवस्थाएं क्या थी, ये तीनों व्यवस्थाएं आपको यहाँ पर विस्तृत उसमें दे रखी है, आपको इतना विस्तृत लिखने की ज़रूरत नहीं है। ज़मींदारी प्रथा के अंदर एक आदमी के हिस्से में पूरे 15-20 गांव दे दिए जाते थे, वो लगान इकट्ठा करता था। मतलब कि सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने कहा कि आपको 25 रुपये देने हैं, तो वो क्या करता था, उन गाँवों से 50-100 जितना भी उसका मन करता था उपज का, वो उनसे ले लेता था और उसमें से जो सरकार को देना होता था 25% वो उनको दे दिया और बाकी का 25% अपने पास रख लिया। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो किसान जो है अपनी उपज का 2/3 तक लगान के रूप में देते थे। भाई टोटल फसल का 2/3 तक वो अपनी लगान में दे देते थे और इससे उनके पास रिसोर्सेज काफ़ी कम बच जाते थे। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था थी ये ज़मींदारी व्यवस्था कहलाती है।
तो आप इसको रीड कर लें, लेकिन ये आपको इतनी डिटेल के अंदर लिखनी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन्स में आप इसको ख़त्म कर देंगे व्यवस्था को। केवल और केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको रीड ज़रूर कर लें, ठीक है। तो ये दूसरी माहलवाड़ी व्यवस्था है। माहलवाड़ी व्यवस्था के अंदर क्या होता था कि गाँव का एक ग्रुप बना दिया होता था और उनके ऊपर लगा दिया भाई ये 10 गाँव का समूह है और आप 10 गाँव को इतने का टैक्स देना है, ठीक है। इसके ऊपर कोई एक आदमी को नहीं लगाया जाता था, बल्कि ये क्या था, इसके ऊपर सरकारी आदमी आके टैक्स इकट्ठा करके लेकर जाता था और उनका टैक्स जो है कागज़ों के अंदर फिक्स हो जाता था। तो इसमें ज़मींदार नहीं होती थी। इसके अंदर ग्राम समुदाय ही इस बात के लिए जिम्मेवार रहता था कि उसको अपने गांव से इतना लगान इकट्ठा करके और वो सरकार को देना है। ये माहलवाड़ी व्यवस्था थी। और तीसरा था रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी के अंतर्गत क्या होता था कि हर आदमी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होती थी कि उसको ज़मीन के ऊपर इतना टैक्स सरकार को देना है, ठीक है। तो ये अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्सों के अंदर ये व्यवस्था थी। आप नॉलेज के लिए इसको पढ़ ज़रूर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आपको इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। इनका जो मुख्य उद्देश्य होता था, मुख्य उद्देश्य यही होता था कि इनसे लगान लोगों से लिया जाता था और इस लगान के लिए उनके ऊपर लगान की जो परसेंटेज है वो बिल्कुल तय नहीं होती थी, कितना भी लगान लिया जाता था। मेन ये है कि बिचौलियों के उन्मूलन की जो है स्थिति लैंड रिफॉर्म्स के तहत की गई। तो स्वतंत्रता पश्चात इसको जो है अपनाया गया, ठीक है। आप इनका तीनों व्यवस्थाओं का सिर्फ नाम लिख दें, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद ये पूरा इतिहास दिया गया है कि किस प्रकार से अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग समय पर ये कानून बनाए गए और 1966 के अंदर पूरे भारत के अंदर जो है ये महसूस किया गया कि ये कानून बनाना बहुत ज़रूरी है। इन बिचौलियों को ख़त्म करके जो ज़मीन के ऊपर खेती बाड़ी वास्तव में करते हैं उनको जो लैंडलेस लेबर हैं, देखो यहाँ पर आ जाइए, स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने के फलस्वरूप 30.4 लाख काश्तकारों टीनेट्स होते हैं जो बटाई पर खेती करते हैं और फसल सहबाज को शेयर क्रॉपर्स को लाभ हुआ है और उन्हें 62.2 लाख एकड़ काश्त योग्य क्षेत्रफल पर अधिकार प्राप्त हुए हैं। मेन था इन काश्तकारों को, बिचौलियों की समाप्ति करके इन काश्तकारों को और शेयर होल्डर्स को जो है स्वामित्व दिया जाना। उसके बाद ये बड़ा आसान प्रक्रिया नहीं था। जो लैंड होल्डर्स थे, जो ज़मींदार वगैरह थे और भूस्वामी थे और जागीरदार थे, मालगुजार जिनको या ताल्लुकदार कहा जाता था, इन्होंने बहुत आसानी से इन लैंड रिफॉर्म्स को नहीं स्वीकार किया था। वो जितने भी तरीके प्रयोग कर सकते थे उन्होंने सारे अपने रिश्तेदारों को ज़मीन बांटना और या फिर उन जो काश्तकार थे उनको उनके ऊपर उनका दबाव तो होता ही था ग्राउंड लेवल पर। जो पुरानी फिल्मों में हम देखते हैं कि उनके गुंडे आ जाते थे ज़बरदस्ती अंगूठा लगवा के, फिर वो वापस अपने नाम ले जाते थे। तो इस तरह की समस्याएं जो है वास्तव में उस समय के किसानों द्वारा, वो जो टीनेट्स थे और शेयर होल्डर्स थे उनके द्वारा फेस की गई। उसके बाद ये जो बड़े ज़मींदार थे इन्होंने सरकार के साथ भी लड़ाइयाँ की और इन्होंने कंपनसेशन के तौर पर भाई सरकार को कहा कि आप हमारी ज़मीन ले रहे हो तो हमें कंपनसेशन के तौर पर बड़ा इन्होंने फंड मांगा था। ये देखिए कंपनसेशन देना, और इसके लिए ये कोर्ट तक में गए और सरकार न्यायालय ने इनको जो है बड़ी अमाउंट के अंदर कंपनसेशन दिया गया। आप इसको रीड कर लें, लेकिन इसको लिखना बहुत ज़्यादा नहीं है। इसको समराइज़ करके बिल्कुल आपको एक पैराग्राफ के अंदर, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा शीट का आधा पेज आपको लिखना है कि सबसे पहले जो लैंड रिफॉर्म्स का स्ट्रेटजी थी वो क्या था, बिचौलियों की समाप्ति। बिचौलिए कौन थे, वो क्या करते थे और उन बिचौलियों को ख़त्म करके क्या किया गया, ठीक है। इन सारी बातों को आप ब्रीफ में सिर्फ आपकी मतलब कि 8 से 10 लाइनों के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 12 लाइनों के अंदर इस सारे इसको समराइज़ करेंगे,
ठीक है। उसके बाद तीसरा जो था वो था टीनेंसी रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म्स जो किए गए थे, लैंड रिफॉर्म्स में 3 स्टेप थे। सबसे पहला था अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरी, बिचौलियों की समाप्ति करना। दूसरा क्या था? दूसरा था टीनेंसी रिफॉर्म्स, जिसे हम काश्तकारी जो है पट्टे की समस्याओं को ख़त्म करना। पट्टे की समस्याएं क्या थी? पट्टे की समस्याएं थी जो ज़मींदार और रैयतवाड़ी ये पट्टे पर ज़मीन को देते थे किसानों, छोटे किसानों को, छोटे भूस्वामित्व को, और जिनके पास अपनी अपर्याप्त भूमि जान पड़ती थी या भूमिहीन श्रमिक, और इनसे जब पट्टे पर इनको ज़मीन दी जाती थी तो उसके बदले में उनसे कुछ चार्ज लिया जाता था। तो ये पट्टेदार जो किसान थे इनको टीनेट्स कहा जाता था। और ये पट्टेदार 3 तरह के थे। एक तो परमानेंट हुआ करते, एक इच्छाधारी, कभी कर लिया कभी नहीं करा, एक सब टीनेट्स होते थे। स्थायी तो वो होते थे जिनका हक होता था पक्का। दूसरा वो होता था किसी प्रकार का सुधार करने के बदले में ज़मींदार से क्षतिपूर्ति भी प्राप्त कर सकते थे। जो पक्के थे उन्हें पट्टे की स्थिरता और सुरक्षा, उन्हें रोज़ बदला नहीं जाता था भी आज ज़मीन कम हो गई, ज़्यादा हो गई। दूसरा वो था आपको स्थायी काश्तकार और कृषक स्वामी में केवल इतना अंतर, ये इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो टीनेट्स एट विल था और या उपकृषक थे, ये बड़ी खतरनाक स्थिति थी, क्योंकि ये दोनों ही अक्सर शोषण का शिकार बनते थे। इनका रोज़ किराया बढ़ा दिया जाता था या इनके रिटर्न्स घटा दिए जाते थे। ज़मीन की क्वालिटी जो ख़राब हो रही होती तो उसके बदले में इनको कोई कंपनसेशन भी नहीं मिलता था। और इनका बहुत छोटी छोटी बातों पर उनको निकाल दिया जाए, ज़मीन के अधिकार ले लिए जाने, बेदखली कर जाना, तो ये बड़ा जो है ना इनका शोषण किया जाता था। तो इसीलिए जो पट्टे पर खेती थी उसकी मात्रा को निर्धारित किया गया कि कितने हिस्से पर। भारत के अंदर अगर हम देखते हैं तो मोर देन 80% पॉपुलेशन के ऊपर जो है ना ये व्यवस्था लागू थी। कृषि अधीन कुल क्षेत्र का 78% जो है वो स्वामित्व जोतों के अधिकार में था। मतलब कि आपको इसमें 1-2 लाइन ही उठानी है, यहाँ से ज़्यादा लंबा नहीं। कभी पट्टेदारी की जो व्यवस्था थी भारत में उस टाइम बहुत बड़े उसमें थी, और करीब 80% के अराउंड जो ज़मीन है वो काश्तकारी के तौर पर या पट्टे पर प्रयोग की जाती थी। इसमें क्या है, इसके उपाय क्या किए गए? ये जो पैराग्राफ है इनमें से हर एक में से 2-2 लाइन उठानी है, इससे ज़्यादा नहीं उठानी है आपको, ठीक है। जैसे यहाँ से आपने उठा लिए कभी उसके पट्टेदारी कौन कौन से तरीके की होती है, तो पहले वाली को तो सुरक्षा प्राप्त होती थी। बाद की ये जो दोनों थी टेनेट्स एट विल और जो सब टेनेट्स थे, इनको कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती थी और इनका शोषण होता था। यहाँ से शोषण की बात उठा लेंगे, ठीक है। यहाँ से डाटा उठा लेंगे भी कितने % लोग वो क्या कहते हैं पट्टेदारी पर खेती करते थे। बस 1-2 लाइन उठानी, इससे ज़्यादा नहीं उठानी आपको। उसके बाद है पट्टेदारी में सुधार के उपाय क्या किए गए। इसमें क्या किया गया कि आप जब इसको पढ़ते हैं कि पट्टे पर खेती की बुराइयों को दूर करने के लिए उपाय अपनाए गए, और इसमें सुधारों के लिए क्या किया गया। नंबर 1 तो लगान का नियंत्रण किया गया, दूसरा पट्टे की सुरक्षा की गई, तीसरा कृषकों को स्वामित्व प्रदान किया गया। अब ये इतना बड़ा लगान का नियमन किया हुआ है, आपको इसमें इतना ज़्यादा नहीं लिखना है। आपको लिखना है कि न्यूनतम इसके अंदर जो है लगान की मात्रा सिर्फ निर्धारित की गई, और ये कहा गया कि लगान उपज के रूप में नहीं नगद के रूप में दिया जाए, ठीक है। तो और इसमें कानूनन जो लगान उत्पादन का मोर देन 25% नहीं होगा। ये देखो, कुल उपज के 1/4 या 1/5वें भाग के बराबर या उससे कम किया जाना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको 2 लाइनें इसमें से मिल जाएंगी। उसके बाद दूसरा था पट्टे की सुरक्षा करना या कास्ट के अधिकारों की सुरक्षा करना। इसमें क्या किया गया, इसमें ओनरशिप के आधार पर वो भूमि के ऊपर जितने भी जो कैपिटल लगती है कि भी मेड़ बनानी है, कुआं बनाना है, पक्की बाड़ लगाना है आदि, इन चीज़ों की तरफ जो ध्यान नहीं दिए जाते थे वो दिए जाएंगे। तो कास्ट की सुरक्षा से संबंधित विधान बनाते समय 3 उद्देश्यों को ध्यान में रखना था। बड़े किसानों की तो बेदखली ना हो, दूसरा
स्वामी को केवल स्वयं के कास्त के लिए भूमि प्राप्त करने की इजाज़त, और तीसरा भूमि पुनः प्राप्त करने के लिए किसानी के पास नियत न्यूनतम भूमि रहने दी जाए। भाई किसानों से जिनसे ओनरशिप ली जाए उनके इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा अफेक्ट ना हो, वो ज़मीन से बिल्कुल बेदखल ना हो। दूसरी जिनको ज़मीन मिले उनकी भी अगर दोबारा से अगर किसी भी तरीके से ज़मीन जाती है तो वापस मिलने के कानून हो। तीसरा ये है कि ज़मीन पुनः प्राप्त करने पर किसानों के पास नियत न्यूनतम भूमि रहने दी जाए। ठीक है, तो इसको आप रीड कर लें। इसमें बहुत एक एक दो दो लाइन आपको इसमें से लिखनी है। जो मेन बातें हैं वो मैं आपको सारी बता चुकी हूँ। ठीक है, आप इसको रीड भले ही कर लें, लेकिन मुश्किल से एक एक दो दो लाइन आएंगी। जो टीनेट्स रिफॉर्म्स हैं, टीनेट्स रिफॉर्म का भी आपकी 10 से 12 लाइन मैक्सिमम बनेगी। ठीक है, इसमें किसानों को मोटिवेट करने की बात की गई कि वो स्वयं सरेंडर कर दें, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स थी उनको दूर करने की बात की गई। तो इसमें अनौपचारिक और मौखिक पट्टेदारी, इस तरह की बड़ी सारी जो चीज़ें थी उनको कंट्रोल करने की बात कही गई। तो आप इसके बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, अदरवाइज़ इट विल बी अ बिग क्वेश्चन, तो आपको इतना बड़ा इसको नहीं करना। ठीक है, और लास्ट में आपको 2 लाइन में लिखना है, भूमि सुधार के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण लक्ष्य किसानों को उनके स्वामित्व का अधिकार दिया गया। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट और था कि दोबारा से मतलब कि एक बार अधिकार आ गया तो वो वापस उसके पास नहीं जाएंगे। ये कानून बना दिया गया था कि भाई आज सरकार के आदमी आके बड़े ज़मींदार से छोटे किसानों को ज़मीन देंगे, तो फिर कल को ऐसा नहीं होगा कि वह बड़े ज़मींदार उन छोटे किसानों को धमका के और फिर वापस से उस ज़मीन को अपने नाम लिखवा लें। तो इस तरह की जो लीगल और रियल प्रॉब्लम्स थी उनको दूर करने के लिए कानून बनाए गए। तीसरा है सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग। इसके अंतर्गत क्या किया कि जो बड़े बड़े जो लैंड होल्डर्स थे उनको इस प्रकार से कहा गया कि उनके पास न्यूनतम एक नियत सीमा से अधिक जो है भूमि ना हो। अगर उस मिनिमम लिमिट से ज़्यादा उनके पास अगर ज़मीन रह जाती है तो वो उनसे लेकर छोटे किसानों को बांट दी जाएगी। ठीक है, और इसका उद्देश्य ये था कि एक तो कृषि आय की असमानताओं, थोड़े से जो बड़े जो किसान थे उनकी तो बहुत ज़्यादा आय थी और बाकी के भूखे मर रहे थे, तो इस आय असमानता को कम करना। दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र को विस्तार करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जब ज़मीन का स्वामित्व होगा तो वो एक तरीके से स्वयं रोज़गार के लिए काम कर सकेंगे। और तीसरा क्या था, इस जोतों को अधिकतम सीमा निर्धारित करने से संबंधित मुख्य समस्याएं क्या थी। एक तो ज़मीन का पैमाइश करना, उसके बाद लोगों के द्वारा कानूनों के जो बहुत सारे लूप होल्स थे, अपनी बीबी के नाम करवा दी, भाई के नाम करवा दी, इस तरीके से ज़मीन का बंटवारा उन्होंने करने की कोशिश की। जो बड़े लैंड होल्डर्स थे तो उसको कंट्रोल करना ये बहुत बड़ी समस्या थी। और जो ज़मीन उनसे ली जा रही थी उसके लिए वो कोर्ट में चले गए थे कंपनसेशन के लिए, तो उस कंपनसेशन को नियंत्रित करना, उस कंपनसेशन की मात्रा को निर्धारित करना भी बहुत बड़ा एक उद्देश्य समस्या थी। तो इसके अधिक इन समस्याओं का समाधान किया गया। ये विवाद दे रखे हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप इसको चाहो तो रीड कर सकते हो इस हिस्से को। इसमें जो है आप इसकी रीडिंग ही रीडिंग लगाओ। एक आधी लाइन अगर आपको लगता है कि ये रिलेवेंट है तो आप इसको समराइज़ करके लिख सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आपको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आप इसको रीड कर सकते हो। यहाँ से आप एक आध डाटा उठा सकते हो कि इतने एकड़ से इतने परसेंटेज में ज़्यादातर इस तरह का डाटा उठाया जाता है कि सीमांत फार्मर्स कितने एकड़ थे 2053-54 के अंदर, और ये 71-72 के अंदर कितना हो गए। टोटल परसेंटेज 44%, 31 थे, अब यहाँ पर 44% हो गए।
छोटे जो किसान होते हैं वो 1 एकड़ से 5 एकड़ के बीच में होते हैं। ये 35 थे, फिर यहाँ 33 हो गए। 5 से 14 एकड़ के बीच 15 एकड़ के बीच में किसान जो थे वो पहले 22.8 थे, फिर ये कितने हो गए 16.7 घट गए ना लैंड रिफॉर्म्स के बाद। 71 में तो ये ख़त्म हो गया था ना लैंड रिफॉर्म्स। मतलब कि ये कॉलम आप ले सकते हैं यहाँ से और एक एक दो दो इसमें से उठा सकते हैं। जो बहुत बड़ी 50 एकड़ से बड़े के किसान थे ये पहले कितने थे 1.2 थे, बाद में ये 0.4% रह गए। यानी कि देखा जाए तो जो मार्जिनल फार्मर्स हैं वो इंडियन एग्रीकल्चर में उनकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लें। ये डाटा दे रखे हैं आपको, इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके बाद ये आपका आता है कि इन नीतियों का असर क्या हुआ, इनकी आलोचनात्मक व्याख्या। देखो 4 लेवल पर काम किया गया था। एक तो रिमूवल ऑफ इंटरमीडिएटरी, एक टेनेंसी रिफॉर्म्स जिसमें रेंट रेगुलेशन भी था, एक सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, और चौथा जो था कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, और 5वां इसके साथ इंक्लूडेड था जो कि बाद में 1966 में नहीं बल्कि 70 के बाद शुरू किया गया, वो था कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो इन चारों पॉइंट्स को आपको लैंड रिफॉर्म्स को एनालाइज करना है। तो एनालाइज करके फिर आपको इनके आलोचनाएं लिखनी है। आलोचनाओं के सबसे बड़ा इसका क्या था, एक एक करके देखिए। उत्साह के साथ किया गया था, परंतु यह शिथिल पड़ गया क्योंकि ये एकदम से बहुत बड़े स्केल पर था। किताबी तौर पर देखने में जितना अच्छा लग रहा था, कानूनी तौर पर इसमें बहुत सारे दोष थे। ठीक है, और इसमें जनता को बहुत ज़्यादा न्याय उपलब्ध नहीं हुआ। उसके बाद इसका सबसे बड़ा दोष था कि इसके अधीन जो प्रोग्रेस थी वो बहुत स्लो थी, और इसकी वजह से ज़मींदार, जागीरदार और अन्य निहित हितों के जो लोग थे वो इसको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, कानूनों की जो लूप होल्स का था, इन्होंने बड़ा फ़ायदा उठाया इस चीज़ का, और आम लोग इससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुए। उसके बाद कार्यक्रम ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्राम इवेल्युएशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भू सुधार के 2 दोषपूर्ण प्रभावों का पता चलता है। नंबर 1 तो कि पुराने भू सुधारों को ध्यान में रखकर सभी राज्यों में राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धांतों को दृष्टि से रखते हुए या तो नए अधिकतम जोत की सीमा बनाई गई या फिर पुराने कानूनों को संशोधित किया गया, और ये जो संशोधित कानून थे ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थे। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये थी कि ये ब्यूरोक्रेसी का बहुत जो है ना टारगेट भी रहा। ब्यूरोक्रेसी ने इनको सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद जो है ये जो आपको दिए हुए हैं, लड़का लड़की के अंदर भेद, किसके नाम ज़मीन करवा सकते हैं किसके नाम नहीं, इस प्रकार से जो है ना बहुत सारी समस्याएं इसमें थी, कानूनी दावपेच। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से बड़ा कमज़ोर सा एक विषय था। तो ये लैंड रिफॉर्म्स के इवैल्यूएशन है। ये आपके नहीं रहेंगे, ये यहाँ से आ जाते हैं आपके लैंड रिफॉर्म्स के।
इसके साथ साथ मैं आपको ये ख़त्म हो गया है आपका चैप्टर। इसके साथ साथ मैं आपको इंग्लिश मीडियम की बुक में से भी इसका कंटेंट आपको वीडियो बना के भेज देती हूँ। बहुत ही आसान और छोटा सा है, ये कोई बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है। तो इसमें आपको इस बुक के अंदर भी आपको रीड आप भले ही सारा कर लें, मैं आपको कंटेंट सारा भेज रही हूँ, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इसमें से नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा और इसमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स ज़्यादा हैं। इसमें आपको मेन जो बात करनी है इंग्लिश मीडियम के हिसाब से भी, ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म्स करने हैं। लैंड रिफॉर्म्स के उद्देश्य क्या है, नॉलेज के लिए आप ये पहले मालवाड़ी, रैयतवाड़ी और ज़मींदारी व्यवस्था आप यहाँ से कर सकते हैं। मेन आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म्स करना है। लैंड रिफॉर्म्स के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो लिखे हुए हैं, अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरी टेनेंसी रिफॉर्म और रेगुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये मेन करना है। इसके अंतर्गत जो टेनेंसी रिफॉर्म्स थे उसमें कौन कौन से रिफॉर्म्स थे, एग्रीकल्चर के अंदर कौन कौन से रिफॉर्म है, ये जो पैराग्राफ है लास्ट में आपको दिया गया है। टेनेंसी रिफॉर्म के अंदर क्या किया गया था, रेगुलेशन ऑफ रेंट, सिक्योरिटी ऑफ टेनेंट्स और ओनरशिप राइट्स फॉर द टेनेंट्स। और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर क्या किया गया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड और कोऑपरेशन ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट्स, जो कोऑपरेटिव फार्मिंग मैंने आपको बताई है। ठीक है। और इसके बाद इसके जो ऑब्जेक्टिव थे, अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरी का, ये बहुत लंबा चौड़ा आपको जो है वो दिया गया है। आप इसको बहुत रीड करके और बहुत छोटा आप इसको बनाएंगे। इंटरमीडिएटरी कौन होते हैं ये मैंने आपको बताया, और इनको कैसे कम किया गया। इंग्लिश मीडियम की बुक में हिंदी मीडियम की बुक से थोड़ा सा कम दिया हुआ है, तो आप चाहें तो हेडिंग्स लेने के लिए आप इंग्लिश मीडियम की बुक का फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद सेकंड टेनेंसी रिफॉर्म्स किए गए। टेनेंसी रिफॉर्म्स का मैंने आपको बताया 3 लेवल पर किया गया है। ये मैंने टीनेट्स वाला आपको पूरा का पूरा बताया है, और इसके ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं। रेगुलेशन ऑफ रेंट के लिए क्या क्या किया गया है, इसको सिर्फ़ और सिर्फ 2 लाइंस में आपको बताना है। ये बहुत वाइडली दिया हुआ है, आपको इतना बड़ा नहीं लिखना। नेक्स्ट है सीलिंग ऑफ द एग्रीकल्चर होल्डिंग्स। इसमें शुरू का पैराग्राफ काफ़ी है आपका। ये केस अगेंस्ट सीलिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद एग्रीकल्चर होल्डिंग्स इन इंडिया से आ जाइए, अप्रोक्सीमेटली कितना साइज़ था और बाद में कितने % तक घटा या बढ़ा। उद्देश्य तो हमारा यही था ना कि इसको बढ़ाया जाए। ये फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड जो था इसको रोका जाए,
ये भी बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना आपको। नेक्स्ट आपका कंसोलिडेशन ऑफ फोल्डिंग्स। और लास्ट आपको इसमें जो लिखना है, ये कोऑपरेटिव फार्मिंग आ जाती है। ये इन्होंने क्रिटिसिज्म साथ साथ लिख रखा है। आप चाहें तो इसके साथ लिख सकते हैं, चाहे आप इसके बाद में लिख सकते हैं जब आप इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन सबसे बड़ी इसमें थी, पर्सनल कल्टीवेटर्स की डेफिनेशन देना बहुत मुश्किल था। उसके बाद सब दूसरा है लिमिट फॉर रिटेंशन ऑफ लैंड फॉर पर्सनल कल्टीवेशन, लिमिट तय करना कि किस किसान को कितनी ज़मीन छोड़ी जाए। उसके बाद उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को ट्रांसफ़र कर दी ज़मीन, वहाँ से आप नहीं ले सकते। तो उन्होंने अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों में किसानों ने, बड़े किसानों ने ज़मीन बांट दी, तो वो छोटे किसानों के पास नहीं गई। उसके बाद जो टीनेट्स की डेफिनेशन है वो इनकम्प्लीट है, ये सबसे बड़ा इसकी समस्या थी। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ वॉलेंट्री सरेंडर। वॉलेंट्री सरेंडर की नहीं किसानों ने, बड़े किसानों ने, तो बहुत बड़ी समस्या थी कि उनको मोटिवेट करना कि वो वॉलेंट्री सरेंडर कर दे। और उसके बाद जो है इनएडिक्वेंसीज इन सीलिंग लॉ, सीलिंग जो लॉ बनाए गए थे कानून में कि भाई न्यूनतम अधिकतम इतनी सीमा कोई भी किसान ज़मीन जो है अपने पास रख पाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो ये जो सीलिंग लॉ थी इनमें बहुत सारी कमियां थी। उसके बाद पॉलिटिकल विल की बहुत कमी थी, क्योंकि इन बड़े ज़मींदारों का ज़्यादातर पॉलिटिक्स से कनेक्शन होता था, और ये ज़्यादातर इनको घूस देकर जो है पॉलिटिशियंस को कह देते थे भाई आप ऐसा कानून इसको सख्ती से इम्प्लीमेंट ना करें। और उसके बाद ब्यूरोक्रेसी थी। एपैथी ऑफ ब्यूरोक्रेसी का मतलब है कि जो अफसरशाही थी, अफसरशाही बिल्कुल भी मदद नहीं करना चाहती थी किसानों की, ताकि वो इस समस्या से बाहर आ सके। तो ये आपका चैप्टर जो है ये ओवर हो गया है।